टॉपिक है ये हिस्ट्री का सैम्पल पेपर, जो कि हिस्ट्री का पेपर आ गया है हमारा, आने वाला है। तो हम हिस्ट्री के पेपर के क्वेश्चन आंसर अभी देखेंगे। पहले सामान्य निर्देश देख लेते हैं। पेपर करने से पहले वैसे ही एक बार देखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हिस्ट्री का पेपर है ना, इसमें 4 सेट दे रखे हैं, ABCD। इसको इसमें इंग्लिश में दे रखे हैं वैसे, और वो इंग्लिश में है, और वैसे हिंदी में कै खे गै घे दे रखा है, ठीक है। और फिर इसके दिशा निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। वैसे तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, अगर आपको मार्क्स अर्न करने हैं तो आपको क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने चाहिए। और फिर दूसरा है कि खंड कै प्रश्न संख्या 1 से 4 जो है वो लघु उत्तरीय है, यानी कि छोटे क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के होंगे और 80 में उत्तर देना होगा। और फिर चौथा निर्देश है कि ये जो खंड ख में प्रश्न है ये 7 से 8 तक है और ये 6 नंबर के हैं, तो ये 150 से 200 शब्दों में हम लिख सकते हैं, ठीक है। और खंड 5 जो है उसमें है कि जो प्रश्न संख्या 4 से 9 है वो कैश आधारित है। कैश यानी कि जैसे कि कोई पैराग्राफ दे देते हैं और उसमें से हमें आंसर लिखने होते हैं, वैसे हैं, जो कि 4 अंक के हैं। और फिर जो छठा है वो है मानचित्र वाला, और मानचित्र जो है हमारा 2 नंबर का आएगा, ठीक है। और इन क्वेश्चन को पेपर को मैंने सॉल्व कर रखा है, जो कि मैं आपको शेयर करूँगी, मतलब इस वीडियो में बताऊँगी। तो फिर जो क्वेश्चन आंसर है इनको मैंने जो सॉल्व किया है अभी मैं बताती हूँ। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन पहले। पुनर्जागरण के क्या कारण थे, ठीक है। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, ये इसके साथ ऑप्शन में दे रखा है। इसमें ना हमें पेपर में देखना चाहिए, जो ऑप्शन में होते हैं ना उन्हें ध्यान से करना चाहिए। कई बार हम पहला क्वेश्चन कर देते हैं और पता चलता है कि अगला ऑप्शन में था और फिर वो रह जाता है। देखो कैश वाले ऐसे क्वेश्चन मैं बताई थी, जो कैश वाला है 8वां क्वेश्चन मैं बताई थी। ये पैराग्राफ दे रखा है, इसके ये क्वेश्चन दे रखा है, और इस क्वेश्चन के हमें आंसर इस पैरे में से छाट छाट के करने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके आंसर। मैंने क्वेश्चन आंसर दोनों लिख रखे हैं। एक बार आपको मैं मैप बता देती हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। वैसे मैंने मैप भी शेयर किया है, अगर आपने वीडियो देखी हो तो। उसमें मैंने चारों चैप्टर से एक मैप डाल रखे हैं उस वीडियो में, और उनमें से कोई सा भी, क्या पता चारों चैप्टर में से कौन से मैप आने हैं। तो सारे मैप हैं, तो आप एक बार देख लेना। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप। ऑस्ट्रेलिया के अगर इस साइड का पार्ट पूछे थे तो ये पार्ट पूछेंगे, ठीक है। और अगर नीचे का पूछेंगे तो पूछेंगे मेलबर्न कहाँ पर है, तो बिल्कुल ये यहाँ पे है मेलबर्न, ठीक है। ये जो निशान बन रखा है डॉट डॉट था। और फिर अगर सिडनी पूछेंगे तो सिडनी जो है वो कैनबरा से जस्ट ऊपर है, और जो कैनबरा है वो ऑस्ट्रेलिया की क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा है वो है पुनर्जागरण वाला, ठीक है। तो पुनर्जागरण के क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुनर्जागरण के मुख्य कारण क्या थे। तो फिर पुनर्जागरण के कई सारे कारण थे, जैसे कि कुस्तुनतुनिया का पतन, ठीक है। कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था, ठीक है। और कुस्तुनतुनिया के पतन से क्या हुआ था, वहाँ के जो विद्वान थे वो सब इधर आ गए थे, इटली में आके उन्होंने अपना साहित्य का प्रचार प्रसार किया। और फिर दूसरा था संपन्न व्यापारी वर्ग का उदय, जो अमीर वर्ग थे उनका उदय होने लग गया था। और धर्म युद्ध के प्रभाव, राजकीय संरक्षण आदि प्रभाव या परिणाम, ठीक है। और फिर सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त करना, यानी कि मार्गदर्शन। और देसी भाषा का विकास, विज्ञान का विकास, लौकिक अभिरुचियों का विकास, उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य का विकास, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है औद्योगिक क्रांति के अधिक आर्थिक प्रभावों की चर्चा कीजिए। औद्योगिक क्रांति ने कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं को बड़े पैमाने के उद्योग, मशीनीकृत विनिर्माण और कारखाने प्रणाली पर आधारित अर्थव्यवस्था में बदल दिया। नई मशीन, बिजली के नए स्रोत और काम के नए स्रोत, उद्योगों का अधिक उत्पादन और कुशल बनना, ये सब औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव थे, ठीक है। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये है इटली की राजनीतिक स्थिति से औद्योगिक क्रांति के आगमन में किस प्रकार योगदान दिया। तो फिर देखो राजनीतिक
आर्थिक स्थिति में पूछा है तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी इससे राजनीतिक स्थिति कैसे वो हेल्पफुल थी। तो देखो जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन के 3 वो थे हिस्से थे, इंग्लैंड और वेल्स और स्कॉटलैंड। ठीक है, अब ये तीनों हिस्से पे एक ही सम्राट का शासन था। तो जो एक ही सम्राट है वो अच्छे से संभालेगा हर चीज़। तो वहाँ के आसपास के ये जो तीनों हैं, तीनों में एक ही बाजार व्यवस्था थी, एक ही मुद्रा प्रणाली थी, कानून भी एक ही था, शांति का माहौल था। तो इन सब चीज़ों ने यहाँ पर औद्योगिक क्रांति में मदद की थी। बाजार व्यवस्था को स्थानीय प्राधिकरण के लिए वो यूज़ किया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन और भारत के बीच त्रिकोणमितीय व्यापार की व्याख्या कीजिए। जैसे कि ये मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ना मैंने इसका ये बना रखा है, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, ऐसे समझाऊंगी तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा और आसानी से। ठीक है, तो देखो ये जो है ये ब्रिटेन है, ये है चाइना और ये है हमारा इंडिया। ठीक है, ब्रिटेन जो है वो चाइना से सामान लेता था। सामान में क्या लेता था, एक तो रेशम लेता था और चीनी मिट्टी के बर्तन लेता था और चाय लेता था, और उसको देना पड़ता था चांदी में पैसे। अब जब ये चांदी में पैसा दे रहा है तो यहाँ की चांदी घट जाएगी, और ब्रिटेन की चांदी घट रही थी। तो सम्राट को समझ में आ गया कि हमारी चांदी तो ख़त्म हो रही है। तो उसने क्या किया, ब्रिटेन का उस समय औपनिवेशिक देश था भारत, तो उसने भारत से अफ़ीम उगाने को कहा, अफ़ीम उगवाया, और वो अफ़ीम यहाँ से सस्ते दामों पे लेके यहाँ से क्या किया, ब्रिटेन को दे दिया। और फिर ऐसे जो ब्रिटेन है उसकी चांदी बच गई, और फिर उसने ये त्रिकोणमितीय व्यापार का वो योजना बना के फिर ये किया था ताकि उनकी चांदी बच जाए। ये त्रिकोणमितीय व्यापार। और ये जो संन्यास का सिद्धांत है इसमें तो संन्यास सेन के 3 सिद्धांत, संन्यास सेन जो थे ना उन्होंने 3 सिद्धांत के बारे में बता रखा है। जैसे कि पहला सिद्धांत जो है वो है राष्ट्रवाद, दूसरा है लोकतंत्र, लोकतंत्र को हम गणतंत्र भी लिख सकते हैं, और जो तीसरा है वो है समाजवाद। ठीक है, अब इन तीनों की थोड़ी सी डेफिनेशन हमें लिखनी होगी। जैसे कि जो राष्ट्रवाद था उसका मतलब था मानचू वंश को उखाड़ फेंकना, और उसको उखाड़ के फेंकना इसलिए था क्योंकि वो मानते थे कि वो वहाँ पर राजवंश जो है ना वो मानचू वंश वो विदेशी है, इसलिए उसे उखाड़ना था, और राष्ट्रवाद की स्थापना करना था। और उसके बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यानी कि मानचू वंश को हटा के लोगों का शासन स्थापित करना था। और ये जो समाजवाद है इसका मतलब था पूंजीवाद, इसका मतलब पूंजी को विनियमित और भूमि को जोतकर बराबर करना, ये था। ये तो 3 थे संन्यास सेन के सिद्धांत। और 5वां क्वेश्चन है, पुनर्जागरण ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया, और प्रोटेस्ट सुधार पर जोर देते हुए चर्चा कीजिए। अब पुनर्जागरण क्या था, इटली में इटली का पुनर्जागरण हुआ था, यानी कि वहाँ पे दोबारा कई चीज़ें ख़राब होने लग गई थी वहाँ, जैसे रोम और उसमें शासन व्यवस्था थोड़ी आगे पीछे हो गई थी और उसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी, उसके कारण वहाँ पे फिर वहाँ की सरकार कमज़ोर हो गई और फिर उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद पुनर्जागरण हुआ था। पुनर्जागरण मतलब दोबारा उदय होना या जन्म लेना। तो फिर ये सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये हुआ था सबसे पहले इटली में। तो पहले हम क्या करेंगे इसमें, जैसे कि ये है ना, तो हम पहले लिखेंगे पुनर्जागरण कहते किसे हैं। तो आपको पता है पुनर्जागरण मतलब दोबारा जन्म लेना या फिर दोबारा उत्पन्न होना। ठीक है, फिर उसके बाद जो पुनर्जागरण के प्रभाव थे वो लिखेंगे, और पुनर्जागरण के प्रभाव भी हमें कैसे लिखने हैं, प्रोटेस्टवाद यानी कि धर्म सुधार आंदोलन से के ऊपर जोर देते हुए बताना है। तो फिर उससे क्या हुआ था, उससे हुआ था तार्किक शक्ति का विकास, पॉप की सर्वोच्चता का अस्वीकार करना, मानववाद का प्रसार, लौकिक अभिरुचियों का विकास, धर्म सुधार आंदोलन और मार्टिन लूथर का योगदान। मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन चलाया था। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है, चाहे तो देखो ये ऐसे आ सकता है कि पुनर्जागरण किसे कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटेस्टवाद सुधार है ना, इसका आ सकता है कि मार्टिन लूथर ने क्या सुधार किया था, या फिर प्रोटेस्टवाद क्या है,
धर्म सुधार आंदोलन क्या है। तो ये तीनों चीज़ें एक प्रकार से मिक्सअप क्वेश्चन, अगर एक बार समझ लोगे ना आप तो ये मिक्सअप क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला ये उसी का है, दंडमोचन सर्टिफिकेट का विरोध किया गया था और पोप आदेशों की अवहेलना की गई थी, ये सब हुआ था। 17वीं सदी के यूरोपीय लोगों के लिए दुनिया अलग कैसे दिखाई दी। अब जो 17वीं सदी के यूरोपीय लोग थे उनको दुनिया कैसे अलग दिखाई दी वो हमें बताना है। तो उन्हें दुनिया अलग इसलिए दिखाई दी थी ना, क्योंकि जो यूरोपीय लोग थे ना वो 17वीं सदी में आने के बाद कई परिवर्तन हुए थे, जैसे कि पुनर्जागरण हो गया था, तो उससे कई सुधार हुए थे पुनर्जागरण से। और यूरोप देशों में औद्योगिकरण हुआ था और औद्योगिकरण के फलस्वरूप कच्चे माल का मांग बढ़ गई थी। औपनिवेश को बढ़ाया जाने लग गया था और औपनिवेश देशों पर आर्थिक शोषण किया जाने लगा था और फिर औपनिवेशिक देशों में पूंजी निवेश किए गए थे। ये सब कारण थे जिनके वजह से 17वीं सदी के यूरोपीय लोगों को दुनिया अलग से लगी थी। यहाँ पे दुनिया भी दे सकता है, विश्व भी दे सकते हैं। और ये जो छठा क्वेश्चन है ये है, इटली इंग्लैंड में 18वीं और 19वीं सदी के अंत में विरोध आंदोलन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। इंग्लैंड में 1780 से 1850 के बीच औद्योगिक क्रांति हुई थी, ठीक है। और फिर उसके उसमें विरोध आंदोलन क्यों चलाई गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें। तो फिर मजदूर के रूप में बच्चों और औरतों और पुरुषों की मांग बढ़ने लग गई थी, तो इसलिए आंदोलन चले। मजदूरों का शोषण हो रहा था, मजदूरों द्वारा अधिक अधिकारों की मांग की जा रही थी। ब्रेड का खाद्य के रूप में दंगे हुए थे और लुडिज्म आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लुडिज्म आंदोलन क्या है। तो लुडिज्म आंदोलन जो है ना, एक जनरल नेड लुड ने चलाया था, ठीक है। और इनकी इस आंदोलन को चलाने की भी 3 मांगे थी। तो इनकी मांगे थी कि न्यूनतम मजदूरी का तय करना, ठीक है। और न्यूनतम मजदूरी का तय करने के बाद यूनियन, मजदूरों का यूनियन संघ बनाना, ठीक है। और वो इससे बच्चों के साथ जो शोषण हुआ था उस पर रोक लगाना, ये 3 मांगे इनकी थी, ठीक है। और फिर ये हो गया। अब इसके बाद इसके आगे देखते हैं, कानून द्वारा श्रमजीवियों की दशा में सुधार। अब मैं इस क्वेश्चन का ही बता रही हूँ। जुड़वा अधिनियम को समाप्त, ठीक है, यही सब कारण थे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला नहीं है, जैसे कि मैंने जो ऑप्शन के क्वेश्चन है ना उनकी भी सॉल्यूशन निकाल रखे हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 15वें का ऑप्शन में था, तो दोनों क्वेश्चन कर रखे ताकि अगर दोनों में से एक भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सके उस क्वेश्चन को। तो ये जो छठा क्वेश्चन है उसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। कपास कताई और बुनाई उद्योगों के तकनीक की परिवर्तन का वर्णन करें। ग्लोब का इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय, कपास कताई और उद्योगों में विभिन्न तकनीकी परिवर्तन हुए, ठीक है। और 1733 में मशीन करघे का आविष्कार हुआ, ठीक है। ये सन आप अगर याद ना करो ना तो भी चलेगा, क्योंकि सन इतना कैसे याद कर सकते। अगर 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर में कई सारे सन हैं। जेम्स वर्गब द्वारा कताई मशीन का निर्माण, ठीक है, ये लिख दोगे। फिर विश्व पर प्रभाव पड़े थे और कपास की मांग बढ़ गई थी, कच्चे माल का आयात होने लग गया था, निर्यात में बढ़ोतरी हुई, बाजार की मांग, उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला, औपनिवेशिक देशों का शोषण होने लग गया था, ठीक है। चीन और जापान द्वारा अपनाई गई आधुनिकीकरण के 2 पथों का विश्लेषण कीजिए। चीन ने और जापान ने कौन कौन से औद्योगिक क्रांति में अपनाए, आधुनिकीकरण के लिए अपनाए गए थे, वो पूछा गया है। तो चीन और जापान द्वारा अपनाई गई आधुनिकीकरण की गलत अलग अलग अवधारणा थी, ठीक है। तो जापान की आधुनिकीकरण, शोगुनों की सत्ता का अंत किया गया
और इसके बाद मेंजी वंश की पुनर्स्थापना की गई। उन्होंने फुकुक्योही की नीति का अनुसरण किया। अब ये वैसे तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये जो फुकुक्योही है ना, इसकी मीनिंग है समृद्ध देश और सशक्त सेना। ठीक है, हो गया। और जापान द्वारा अपने पारंपरिक हुनर और प्रथाओं का प्रयोग नवीन औद्योगिकरण के लिए किया गया। शिक्षा प्रणाली का विकास किया। यूरोपीय विचारों को अपनाया गया। ठीक है, शिक्षा के द्वारा देशभक्ति की भावना को बढ़ाया गया। अच्छे नागरिकों के गुण का विकास किया गया था लोगों में, ताकि वो अपने देश के लिए काम कर सकें। अब चीन ने क्या क्या रास्ते अपनाए। चीन का आधुनिकीकरण 1911 में चीन में सन्यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, माओ त्से-तुंग की मृत्यु के बाद पूंजीवाद व्यवस्था को बढ़ाया गया था और चीनियों ने ऐसे अनेकों किए थे। इसमें इतना ही है। चीन के दिए गए स्रोत को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये वो जो कैश वाले क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया वो वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये तो मैंने पैरा ये पूरा लिखा नहीं है, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि काफ़ी लंबा था, उसमें मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो मैंने इनके क्वेश्चन आंसर लिख रखे हैं। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है वो है इस अनुसंधान के लेखक कौन हैं। तो इनके लेखक जो हैं इसमें लिखा भी हुआ है, ये रहा वाशिंगटन इनविल ने थे इनके लेखक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसी में, एक मूल निवासी का वर्णन कैसे किया है इन्होंने, लेखक ने। तो उन्होंने इनका आदिवासियों का वर्णन जो है सामान्य जिंदादिल लोगों की भांति किया है। विलियम्स वर्ड्सवर्थ और फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने मूल निवासियों को अलग तरह से कैसे देखा। तो उन्होंने कहा कि जंगल में रहने वाले कम और कल्पनाशील प्राणी के रूप में, मतलब ये जंगल में रहते थे, ये थोड़ा कम देखा था, लेकिन जो कल्पनाशील प्राणी है उसके रूप में ज़्यादा रहते थे। ठीक है, वो तो अगर वो जो पैसे था वो आप पढ़ेंगे तो उसमें है क्लियर। नई दुनिया के मूल लोगों का वर्णन करने के लिए अंग्रेज़ों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न नाम क्या थे। तो अंग्रेज़ जो यूज़ करते थे विभिन्न नाम, एक तो थे रेड इंडियंस। ठीक है, और एक है ओरिजिनल, डकोटा, चिरोकी, पोनियाक इत्यादि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए स्रोत को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 उपराष्ट्रपति, मतलब ये वही कैश वाला प्रश्न है और ये पैराग्राफ का छोटा सा मैंने लिखा है। और फिर है उसके बाद है, ये पैराग्राफ हो गया कंप्लीट। इसके बाद है थॉमस जेफरसन कौन थे। थॉमस जेफरसन कौन थे, तो थॉमस जेफरसन जो थे वो अमेरिका के 3रे राष्ट्रपति थे। थॉमस जेफरसन को क्यों जाना जाता था, तो उन्हें इसलिए जाना जाता था क्योंकि उन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए थे। मूल अमेरिकियों के बारे में उनके क्या विचार थे। उनका मानना था कि मूल अमेरिकी लोग एक महान जाति के थे जो शरीर और दिमाग से श्वेत के बराबर थे, परंतु संस्कृति और तकनीक के रूप में हीन थे। ठीक है, अब मैं आपको ये मैप वाला क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, तो मैप वाला क्वेश्चन तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और ऑस्ट्रेलिया की सबसे उत्तरी शहर को बताएं। तो ठीक है, अब इसमें आप बता सकते हैं, ये जो है ना यहाँ पे जो डार्विन बताया था मैंने, ये तो सबसे उत्तरी शहर, जो इसमें सबसे उत्तरी शहर है वो है डार्विन। और जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है मैंने उसमें बताया था आपको कैनबरा है। ठीक है, और पार्थ और सिडनी जो है, जो पार्थ है ये रहा इस साइड है और सिडनी ये रहा जो मैंने ए लिख रखा है। ठीक है, तो ये हो गया ये क्वेश्चन।